हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया था ब्रैंकियोस्टोमा का। हमने पूरा प्रोसेस देखा सर्कुलेशन का कि कैसे सर्कुलेशन होता है, कौन से पाथवेज फॉलो करते हैं सर्कुलेशन के लिए, कौन से ऑर्गन्स आते हैं और कौन से पाइप्स या कौन से वेसल्स जो हैं वो सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं ब्रैंकियोस्टोमा के। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे ब्रैंकियोस्टोमा का एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन के बारे में। सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, अब एक्सक्रीशन चाहिए। तो एक्सक्रीशन में क्या है, अब एक्सक्रीशन में क्यों एक्सक्रीशन करते हैं, क्या करते हैं एक्सक्रीशन से? तो जो बॉडी के नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनको शरीर से बाहर निकालना है, क्योंकि वो टॉक्सिक नेचर के हो जाते हैं, बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए उन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये अपना बेसिक आइडिया होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के पीछे, या एक्सक्रीशन हमारे शरीर में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में जो एक्सक्रीशन होता है बेसिकली क्या होता है, जो नाइट्रोजिनस बेसिस या नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालना। अब यहाँ पे ब्रैंकियोस्टोमा का जो एक्सक्रीशन है वो थोड़ा सा अलग या थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल या अलग क्यों है, किस तरह से है, डिफरेंट है थोड़ा, वो क्यों है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कि मैक्सिमम जो कॉर्डेट्स हैं, मैक्सिमम कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स की अगर बात की जाए, उनके बारे में अगर बात करें तो उनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जो भी उनके शरीर में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो सिलोम का डेरिवेटिव होता है, या सिलोम का डेरिवेटिव बोल लो या फिर आप बोल लो कि जो मेसोडर्म की लेयर है उसका डेरिवेशन होता है। मेसोडर्म की लेयर जो है वो डिराइव करती है, तब जाके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो बनता है। ब्रैंकियोस्टोमा के केस में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं या जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन के हैं या एक्टोडर्म से डिराइव किए हुए हैं। मतलब नॉर्मली कॉर्डेट्स में मेसोडर्म से ओरिजिन होता है या मेसोडर्म से डिराइव होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, पर यहाँ पे ब्रैंकियोस्टोमा के केस में एक्टोडर्म से डिराइव किया जा रहा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसलिए ये थोड़ा सा स्पेशल है, अलग है। ठीक है, अपन देखते हैं कि जो पार्ट्स हैं ब्रैंकियोस्टोमा में एक्सक्रीशन के, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो जो पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले आपका नाम आता है प्रोटोनेफ्रीडिया का। सबसे पहले आता है प्रोटोनेफ्रीडिया। हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाम आता है प्रोटोनेफ्रीडिया का। सेकंड है हैडसेक्स नेफ्रीडिया। सेकेंड हैडसेक्स नेफ्रीडिया। थर्ड है आपका ब्राउन फनल। थर्ड इज ब्राउन फनल। हैडसेक्स नेफ्रीडिया, थर्ड इज ब्राउन फनल एंड फोर्थ वन इज रेनल पैपिले। रेनल पैपिली। तो ये चार बेसिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट करते हैं ब्रैंकियोस्टोमा का। और ब्रैंकियोस्टोमा में एक्सक्रीशन ये चार बेसिक ऑर्गन्स मिलके या चार बेसिक पार्ट्स मिलके कंप्लीट करते हैं। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन प्रोटोनेफ्रीडिया से। ओके, ये चार आपने लिख लिए, अपन स्टार्ट करते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया से। प्रोटोनेफ्रीडिया की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ही हमने देखा कि ब्रैंकियोस्टोमा के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। बाकी नॉर्मली कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स की बात की जाए तो मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, पर यहाँ पे एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन से, सबसे पहला पॉइंट कि एक्टोडर्म से ओरिजिन किया हुआ है। उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये है प्रोटोनेफ्रीडिया का डायग्राम। अब प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? तो आपको एक डायग्राम याद होगा जब हमने गिल बार्स और गिल स्लिट्स के बारे में पढ़ा था। हाँ, एक रफ डायग्राम मैं यहाँ पे आपको बना रहा हूँ, ये तो है रहेगा, पर आप एक रफ डायग्राम देखो। हमने गिल बार्स और गिल स्लिट्स के बारे में देखा था। बाइलेयर समझ लो, ये बाइलेयर, बाइलेयर,
इस तरह से बाइलेयर है। इसमें क्या था, एक प्राइमरी गिल बार है और एक सेकेंडरी है। प्राइमरी सेकेंडरी का क्या डिफरेंस था, प्राइमरी गिल बार जो होगा वो क्या करेगा, प्राइमरी गिल बार जो होगा वो बाइफर्केटेड होगा, सेकेंडरी नॉर्मल होगा। प्राइमरी गिल बार बाइफर्केटेड होगा, है ना। प्राइमरी गिल बार नीचे से बाइफर्केटेड था, ठीक है। यहाँ बीच में प्रेजेंट्स क्या थे, प्रेजेंट क्या थे, गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे। प्रेजेंट क्या थे, गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे। और इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं फेरिंजियल वॉल, फेरिंग्स की वॉल या फेरिंजियल वॉल अपन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, फेरिंजियल वॉल बोलते हैं। ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट है बहुत सारी। चलो, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार प्रेजेंट है, और इसके बीच में क्या, गिल रॉड रहेगी, याद है ना। गिल बार्स के बीच में क्या थी, गिल रॉड थी। अब ये जो है पूरा फेरिंजियल वॉल है ये, उसके अंदर गिल स्लिट्स हैं और उसके अंदर क्या है, गिल बार्स हैं। तो ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया है ये पर्टिकुलर इसी गिल बार, गिल रॉड और जो गिल स्लिट्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट रहेगी। अब इसमें दो पोर्शन है, पहले मैं इसको बना लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ये जो इस तरह के डायग्राम है, ये जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, ये जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट, ये यहाँ पे बनाओ आप चाहे इसको, और फिर इस तरह से बनाओ। यहाँ पे बनाने का ये इसी तरह से कुछ डायग्राम है, बहुत रफ स्केच है। अगर देखा जाए तो डायग्राम कुछ ऐसा ही है। ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया है वो यहाँ प्रेजेंट रहता है। अब इस चीज़ को ध्यान दो, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं। पहले ये यहीं पे रहने दो और मैं आपको आगे लिखता हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाए कि प्रोटोनेफ्रीडिया फाउंड both sides of gill slits, गिल स्लिट्स के दोनों तरफ पाई जाती है, गिल स्लिट्स के दोनों तरफ, राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ पाई जाती है। उसके आगे अपन देखते हैं अप्रॉक्स ये जो है 90 से 100 इन नंबर होते हैं। कितने होते हैं, 90 से 100 हो सकते हैं ये। उसके आगे अपन देखते हैं, यहाँ से थोड़ा समझना आपको स्टार्ट होगा। 2 limbs आर प्रेजेंट, इनके 2 लिम्ब होते हैं। 2 लिम्ब होने का मतलब, अब यहाँ पे देखो 2 पार्ट है। अब कैसे 2 पार्ट है, एक है आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट, एक है हॉरिजॉन्टल पार्ट और एक है आपका वर्टिकल पार्ट, ठीक है। एक है आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट और एक है आपका वर्टिकल पार्ट। यहाँ भी देखो, एक है आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट और एक है आपका वर्टिकल पार्ट। तो एक चीज़ ध्यान दो कि जो वर्टिकल पार्ट है वो प्राइमरी गिल स्लिट में है या प्राइमरी गिल बार में है। जो वर्टिकल पार्ट है वो प्राइमरी गिल बार में है और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो सेकेंडरी गिल बार में है। अब इसके आगे अपन देखते हैं। ये बस अभी याद रखना इतना चीज़ कि प्राइमरी गिल बार में क्या है, वर्टिकल रॉड है या वर्टिकल लिम्ब है, और सेकेंडरी गिल बार में हॉरिजॉन्टल लिम्ब है। ये एंटेरियर पोर्शन होता है, सॉरी ये पोस्टेरियर पोर्शन होता है। तो हॉरिजॉन्टल साइड जो है वो पोस्टेरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब कहलाएगा। जो ये वाला पार्ट है ये पोस्टेरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब कहलाएगा। ये पार्ट जो है पूरा, ये क्या है, या ऊपर से लिखो तो ये है पोस्टेरियर, ये पिछला हिस्सा होता है हॉरिजॉन्टल लिम्ब, और ये जो लंबा हिस्सा है ये क्या है, एंटेरियर वर्टिकल लिम्ब। ये पोस्टेरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब और ये एंटेरियर वर्टिकल लिम्ब। और ये चीज़ आप याद रखो कि जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है वो सेकेंडरी गिल बार पे है और जो पोस्टेरियर या फिर जो एंटेरियर वर्टिकल लिम्ब है वो प्राइमरी गिल बार पे, ठीक है। आगे अपन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लिम्ब जो है, हॉरिजॉन्टल लिम्ब
opens into सेकेंडरी गिल बार। ये लिख लो, बहुत बहुत ज़रूरी है कि जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है वो सेकेंडरी गिल बार में ओपन होता है, ठीक। और जो वर्टिकल लिम्ब है वो कहाँ ख़त्म होती है? एंड्स इनटू प्राइमरी गिल बार। वर्टिकल लिम्ब जो है वो प्राइमरी गिल बार पे ख़त्म होती है। अब एक चीज़ और ध्यान से, इसको पहले लिख लो फिर मैं बताता हूँ। सो हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड वर्टिकल पार्ट। वर्टिकल पार्ट जो है वो यहाँ से क्लोज्ड है, वर्टिकल पार्ट जो है वो यहाँ से क्लोज्ड है। तो यहाँ पे जो है ये इस गिल रॉड पे बस जाके ऊपर से रहेगा, हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल पार्ट है। पर हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है वो ओपन होगा इस गिल रॉड के अंदर, जो सेकेंडरी गिल रॉड है उसके अंदर ओपन होगा हॉरिजॉन्टल पार्ट किसका? प्रोटोनेफ्रीडिया का। और प्रोटोनेफ्रीडिया में एक यहाँ पोर पाया जाता है जिसको हम नेफ्रीडियोपोर बोलते हैं। नेफ्रीडियोपोर, इसको हम नेफ्रीडियोपोर बोलते हैं। और ये नेफ्रीडियोपोर ओपन होता है आर्ट्रियोपोर में। आर्ट्रियोपोर में ये नेफ्रीडियोपोर ओपन होता है, उसके से थ्रू ये बाहर जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि हॉरिजॉन्टल साइड में ये नेफ्रीडियोपोर प्रेजेंट होता है, पर जो वर्टिकल साइड है वो यहाँ से क्लोज रहती है, वो प्रेजेंट रहती है प्राइमरी गिल बार पे। और जो हॉरिजॉन्टल साइड है वो प्रेजेंट होता है सेकेंडरी गिल बार पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लिम्ब ओपन्स इनटू सेकेंडरी गिल बार, वर्टिकल लिम्ब्स ओपन्स इनटू प्राइमरी गिल बार या एंड्स ऑन प्राइमरी गिल बार, ठीक है। अब मेन जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है इस पूरे में वो होता है ये पोर्शन जिसको हम बोलते हैं सोलेनोसाइट्स। मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो होता है सोलेनोसाइट्स। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हो तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये खैर रहने दो, अभी नहीं मिटाता हूँ, चलो। मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सोलेनोसाइट्स। अब सोलेनोसाइट्स क्या करता है या मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कैसे है उसके बारे में अपन देखते हैं। पहले तो ये देख लो कि अप्रॉक्स 500 सोलेनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। सोलेनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब सोलेनोसाइट्स क्या हैं? ये वाले स्ट्रक्चर जिसको बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा सोलेनोसाइट्स का स्ट्रक्चर। अब सोलेनोसाइट्स के स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है? सोलेनोसाइट्स का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली अपर बॉडी एक सेल बॉडी पाई जाती है और ये इलोंगेटेड फिलामेंटेड पोर्शन पाया जाता है। एक ये बॉडी पाई जाती है सेल बॉडी और ये इलोंगेटेड लंबा पोर्शन पाया जाता है, ठीक है। ये पोर्शन पाया जाता है आपके सोलेनोसाइट्स में। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा जो वाइब्रेट करता है। न्यूक्लियस पाया जाएगा जो वाइब्रेट करता है। अब इसको सुनो, न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के बाद नीचे यहाँ पे होती है बेसल बॉडी। यहाँ होती है बेसल बॉडी जिससे निकलता है एक फ्लैजिला। बेसल बॉडी से निकलता है एक फ्लैजिलम, ठीक है। एक फ्लैजिला निकलता है इसलिए फ्लैजिलम। तो एक सेल बॉडी, फिर ये फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर ल्यूमेन जिसको बोल सकते हो, ट्यूब्यूल बोल सकते हो इसका, ठीक है। ट्यूब्यूल बोल सकते हो या ल्यूमेन बोल सकते हो। ये जो है इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा जो जुड़ा हुआ किससे रहेगा? बेसल बॉडी से। और इस सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस पाया जाएगा जो कि वाइब्रेट होता रहता है। और ये जो जितने भी फ्लैजिलाज हैं वो खुलते कहाँ हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया के ल्यूमेन में। ल्यूमेन किसको अपन बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं हम जहाँ अंदर की कैविटी होती है ना, अंदर का हिस्सा, उसको बोलते हैं। एक पाइप ले लो तो पाइप के अंदर का जो पूरा हॉलो खोखला स्ट्रक्चर है वो उसका ल्यूमेन होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर यही है, यहाँ पे होता है ल्यूमेन सोलेनोसाइट्स का। सोलेनोसाइट इस पूरे स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं, ठीक है।
ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये है सोलेनोसाइट, ठीक, ये पूरा स्ट्रक्चर सोलेनोसाइट है। तो सोलेनोसाइट का ल्यूमेन ये है और उसके नीचे क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया का ल्यूमेन। तो ये जो फ्लैजिलम है ये सबसे पहले खुलेगा किसमें, सोलेनोसाइट के ल्यूमेन में, और वो सोलेनोसाइट का जो ल्यूमेन है वो ओपन होगा कहाँ पे, प्रोटोनेफ्रीडिया के ल्यूमेन में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। अब देखते हैं अपन कि ये जो न्यूक्लियस है वो वाइब्रेट करके क्या करता है। तो ये जो न्यूक्लियस है जो वाइब्रेट करता है, उसके वाइब्रेट करने से क्या होता है, जब न्यूक्लियस वाइब्रेट करेगा, ये प्रेजेंट कहाँ पे है, ये प्रेजेंट है यहाँ पे, ये प्रेजेंट कहाँ पे है, ये प्रेजेंट है आपके प्राइमरी सेकेंडरी गिल रॉड पे, और वो प्रेजेंट है आपके फेरिंजियल वॉल पे, फेरिंग्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो ये जो जब वाइब्रेट करेंगे तो इसके साथ साथ जो ये बेसल बॉडी है वो भी वाइब्रेट करेगा। बेसल बॉडी से जुड़ा हुआ है फ्लैजिलम, तो फ्लैजिलम भी वाइब्रेट करेगा। फ्लैजिला के वाइब्रेट करने से ये जो सोलेनोसाइट्स का वाइब्रेशन होगा, इस सोलेनोसाइट्स के वाइब्रेशन में यहाँ पे ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस होगा, एक करंट पैदा होगा, और चूँकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो जब एक्सचेंज होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जब इधर उधर कन्वर्ट होगा, उसके कारण से यहाँ पे एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा। उसके कारण यहाँ पे सॉरी नॉट ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न के कारण ये जो वाइब्रेशन होगा उसके कारण यहाँ डिफ्यूज़न होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, और उस कारण से न्यूट्रिशन का या न्यूट्रिएंट का आदान प्रदान होगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर से जाएंगे। अब एक चीज़ और ध्यान दो कि ये कहाँ पे है, गिल बार में, ये गिल बार में प्रेजेंट है आपका वर्टिकल साइड, ये भी गिल बार में प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल साइड। ये पूरा किसको कवर करके रखा है, फेरेंजियल वॉल को। अब फेरेंजियल वॉल को पूरा प्रोटोनेफ्रीडिया कवर करके रखा है, फेरेंजियल वॉल के थ्रू ही यहाँ पे एक्सक्रीशन हो रहा है। मतलब अगर फेरेंजियल वॉल नहीं होता तो प्रोटोनेफ्रीडिया कहाँ पे रहता, नहीं रह पाता। तो प्रोटोनेफ्रीडिया जो फेरेंजियल वॉल पे ही प्रेजेंट है और वहीं पे एक्सक्रीशन हो रहा है। तो एक चीज़ और याद रखना कि जब फेरिंग्स अपन पढ़ रहे थे उस समय मैंने बताया था कि जो फेरिंग्स है वो डाइजेशन के साथ साथ एक्सक्रीटरी ऑर्गन का भी काम करता है, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का भी काम करता है। वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम कैसे करता है, क्योंकि वो प्रोटोनेफ्रीडिया को कैरी करता है, और प्रोटोनेफ्रीडिया को कैरी करने के कारण वहाँ पे एक्सक्रीशन होता है। और अगर फेरेंजियल वॉल नहीं रहे, फेरिंग्स नहीं रहे, तो प्रोटोनेफ्रीडिया कहाँ पे रहेगा और फिर एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए अपन ये भी बोलते हैं कि जो प्रोटोनेफ्रीडिया है या फिर जो फेरेंजियल वॉल है या जो फेरिंग्स है वो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। ये समझ में आया। वाइब्रेशन के थ्रू क्या होता है, फ्लैजिलम का भी मूवमेंट होता है, और उसके बाद डिफ्यूजन के चलते जो एक्सचेंज है वो होता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो शरीर के बाहर जाता है। तो ये था बेसिकली आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ब्रैंकियोस्टोमा का पहला पार्ट, प्रोटोनेफ्रीडिया। बाकी के जो पार्ट है हम अगले वीडियो में देखेंगे। पर आई होप ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही सबसे मेन पार्ट है और सब कुछ है इस पूरे कॉन्सेप्ट का। इसमें अच्छे से याद रखना कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट में डिवाइड किया गया है प्रोटोनेफ्रीडिया को, तो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो सेकेंडरी गिल बार पे रहता है, और जो वर्टिकल पार्ट है वो प्राइमरी गिल बार पे रहता है। और ये गिल स्लिट्स को कवर करके रखते हैं दोनों तरफ से, गिल स्लिट्स को कवर करके रखते हैं। और गिल स्लिट क्या है, फेरेंजियल वॉल का पार्ट है जो कि फेरिंग्स का पार्ट है, और फेरिंग्स भी इसी कारण से बोला जाता है कि एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होता है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया हो। हम आज का वीडियो यहाँ पे ओवर करते हैं, और अगले वीडियो में हम आगे के जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।